एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर के आप सबों का स्वागत है। मम्मी अजीत कौर की एक नई किताब आई है, हरी चिड़ियाँ सपने देखी। कुछ ही दिन पहले आई है किताब। तो मुझे उनसे आदेश मिला है कि उस किताब पर मैं कुछ बात करूँ आपसे। उनके लेखन को लंबे समय से मैं जानता और पढ़ता आया। ऐसे में हालांकि किसी के लेखन पर सिर्फ एक किताब से फैसला लेना, किसी कवि, किसी लेखक या किसी भी रचनाकार के सिर्फ एक किताब पर उनके लेखन का फैसला नहीं हो सकता। लेकिन उनकी एक किताब एक झलक को देख सकती है। मैं आप लोगों से इस किताब का कवर साझा करता हूँ। हरी चिड़ियाँ सपने देखते हैं। इन्होंने मूल रूप से इसे पंजाबी में लिखा, जिसे भूपेंद्र कौर प्रीत ने हिंदी में अनुवाद किया। ये कवर पर जो बनी हुई पेंटिंग है ये नदी की है। वैसे अगर देखा जाए तो हर लेखक का जीवन कुछ हद तक एक लड़ाई होती है, और अजीत कौर जी का जीवन भी पूरी तरह से एक लड़ाई है। बार बार अपने आप से और कई बार अपने आसपास से। आप उनके लिखे को पढ़कर देखें, विचार के समझ क्षेत्र में अकेली खड़ी मिलती है, फिर भी लड़ रही है। और जब लड़ चुकी होती है तो खुद को कटघरे में खड़ा करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अजीत कौर जी का लेखन खुद के ऊपर खुद से किए हुए मुकदमे की कहानी होती है, जहां वो अपने को कटघरे में रखती है और जज हम और आप जैसे हजारों लाखों पाठक। मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती है। मैंने उनका लिखा हुआ जो भी पढ़ा है वो हिंदी में पढ़ा। मूल भाषा में लेखक की रफ्तार कुछ अलग होती है और अनुवाद की कुछ सीमाएं होती हैं। इसके बावजूद मैंने जितना भी उनको पढ़ा है उसमें एक लड़ाई देखी है। ये लड़ाई किसी चीज के लिए नहीं होती। इस लड़ाई के पीछे व्यवस्था पर लेखक का आक्रोश दिखता है और उसे ठीक करने का एक संकल्प है। हरी चिड़ियाँ सपने देखती हैं अजीत कौर जी की नई किताब है। लेखों या कहें कि संस्मरणों का संग्रह। इस किताब में हमें और आपको दिल्ली को समझने के कई सूत्र मिलते हैं। किताब का नाम हरी चिड़ियाँ सपने देखती हैं जर्मन प्रोफेसर वर्नर हरदोज की फिल्म वेयर द ग्रीन एंड ड्रीम का हिंदी अनुवाद। 1984 की फिल्म है ये, और इस फिल्म की शूटिंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। यह फिल्म एक खनन कंपनी और स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। आदिवासी अपनी पवित्र भूमि को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और फिल्म की कहानी है। वैसे संघर्ष भी अजीत कौर जी के लिए नया नहीं है। उनकी जिंदगी में अगर चाहते तो एक के बाद एक कई नौकरियां की उन्होंने। नौकरी, संपत्ति और भी बहुत कुछ वो चीजें छोड़ती चली गई। जब भी उनको यह लगा कि उन्हें जकड़ा जा रहा है, उन्होंने तमाम बंधनों को एक झटके के साथ तोड़ दिया। इसके लिए आप उनकी आत्मकथा खाना बदोश और कूड़ा कबाड़ को पढ़ सकते। इनके लिए अपना ही संहार करते हैं। कितनों के पास अपने से ही लगातार झगड़ते रहने की शक्ति होती है, कितनों को केवल भविष्य की तलाश होती है। अधिकतर लोग अतीत से चिपटे रहने के सुख का अनुभव करते हैं,
लेकिन अतीत के साथ वर्तमान और फिर भविष्य के सपने दिखना और दिखाना अजीत कौर जी के लेखन के सबसे हरी चिट्ठी सपने देखती है। इस किताब में को 31 लेख संकलित है। हर लेख में वो एक ठोस जिंदगी की आशिक की तरह हमारे सामने होती है और हिंदुस्तान को ढूंढने की कोशिश है। कई बार तो ऐसा लगता है कि गुजरते जाने में भी अजीत कौर जी को संतोष मिलता है। देश का विभाजन का दर्द लेकर वह लाहौर से सब कुछ छोड़कर और लगभग गुजर गए। ऐसा नहीं है कि उनको सफलता नहीं मिली। पंजाबी साहित्य की दुनिया में उन्हें जितनी सफलता मिली उसे एक आदर्श की स्थिति को मानी ही जा सकती। सफलता एक नशा है, यह दूसरों के प्रति दृष्टिकोण बदल देती है। लेकिन सफलता के बावजूद अजीत कौर जी के लिए पूरी तरह मानवीय बने रहने का कारण यह है और था कि वह इस तथ्य से परिचित है कि असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। वह केवल एक अवास्तविक स्थिति होती है। अपनी मान्यताओं में इस तरह लड़ते हुए मैंने बहुत कम लेखकों को देखा। अजीत कौर जी की अपनी मान्यता के लिए न केवल उनकी तर्क संगत परिणति तक करते हैं, बल्कि लहूलुहान होने के बावजूद तुरंत एक दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहती है। आज भी और यह स्थिति कल भी थी। संग्राम में शामिल पंजाब और पंजाबियत को बचाओ शीर्षक में वो लिखती है, मानवता की बराबरी की बात कहाँ चली गई? संगत और पंगत का उसूल क्यों ढीला पड़ गया? गुरमत की भी कहाँ चली गई? ये सवाल 2025 में हम लोगों के सामने आ रही है, जब हम लोग गर्व से करते हैं कि हम लोग विकास में बहुत आगे हैं। ऐसे सवाल इस किताब में ढेर सारे मिलेंगे। साधारण रोजमर्रा की घटनाओं के नवीन सूत्रों द्वारा कुछ गंभीर सत्यों को उद्घाटित करना, उनके माध्यम से पात्रों की आकांक्षाओं और असंगतियों को अभिव्यक्त करना सचमुच एक कठिन काम। हमेशा यह खतरा बना रहता है कि कहीं लेकर अपनी निरपेक्ष दृष्टि से चुप होकर एक स्फूर्त इतिवृत्तात्मक दृष्टिकोण में अपना ले। यह केवल हवाई खतरा नहीं है। निरपेक्ष दृष्टि के मामले में बहुत सारे लेखकों ने अपनी दूरी छोड़ी, लेकिन अजीत कौर जी अगर सवाल करती हैं तो जवाब देती हैं तो खुद निकल पड़ती हैं। समस्या से लड़ती हैं, व्यवस्था से लड़ती हैं, समाधान निकालने के लिए अदालतों का चक्कर लगाती हैं, खुद के पैसे भी खर्च करती हैं। किताब में शामिल एक अध्याय है, इधर ही कहीं होती थी जिंदगी। ये श्रीपुर इलाके पर है, आसपास के इलाके पर ये संस्मरण है। एशियाड के दौरान इसके पसने, बनने और सवरने की कहानी वो लिखती है। यह बड़ी ही अजीब सी बात है कि कूड़े का ढेर ना ही घटता ना ही बढ़ता। अटल सच्चाई की तरह, ईश्वरीय अस्तित्व की तरह, हर रोज चढ़ने और छिपने वाले सूरज की तरह, धरती की मुसीबतों की तरह हमेशा स्थिर ईश्वर की तरह अविचल स्वच्छंद। कूड़े के ढेर पर उन्होंने ये टिप्पणी की है। 82 में जब एशियाड खेल के दौरान इस इलाके को सजाया और संवारा, जाहिर है बेहद औसत माने जाने वाले दिल्ली के इस इलाके में कूड़े का एक ढेर हो और यह अधिकारियों की उस पर नजरें ना जाती हो तो इलाके के लोगों को दिक्कत होगी। ऐसे ही अपने लेखन में दूसरे लोगों की पीड़ा पर होती जब उनकी रचनाएं मानवीय स्थिति की जटिल गहराइयों में खोज करती है तो ऐसा मुझे लगता है कि वह खुद का साक्षात्कार है। अजीत जी को मनुष्य के चारों ओर भीषणता से बढ़ते सघन होते घिराव का पूरा एहसास है, लेकिन यह एहसास कभी बौखलाहट में व्यक्त नहीं होता। उनकी रचनात्मक मुद्रा
किसी बौखलाए हुए आदमी की तरह कतई नहीं। मुद्दों पर गहरी भावनात्मक पकड़ उनके एहसास को एक गहने की तरह हमारे सामने है। अजीत जी के यहाँ अनुभूतिपरकता और विचारशीलता, एहसास और समझ एक दूसरे से इतने खुले मिले हैं कि उनका लेखन भावनात्मक स्तर पर नहीं बल्कि बौद्धिक स्तर पर संयोजित और सक्रिय, क्योंकि वह सिर्फ अनुभूति के लिए, विचार के लिए रचनाकार। वो उत्तरदायी ढंग से अपनी भाषा और भाव को संयोजित करते हैं। उनके रचना कार्य में व्यर्थ और प्रसंगहीन अराजकता का प्रवेश लगभग निषेध है। उनकी कथनी व उनका उपन्यास उस दीवार की तरह है जिसे एक ही बिल्कुल जो दीवार गिर जाने का खतरा। उनका साहित्य और जिंदगी में लंबे समय तक लगातार जिम्मेदार होना, बने रहना उल्लेखनीय नहीं, एक दुर्लभ उपलब्धि है। कभी तो आजाद भारत के सबसे बड़े अभिनेता दिलीप कुमार दिल्ली में एक सार्वजनिक मंच पर करते हैं कि मैं अजीत वाहन के एक गजल गाना चाहता हूँ। मैंने कभी स्टेज पर नहीं गाया, लेकिन आज आपकी बात दूसरी है। अजीत वाहन की अजमत की अनोखी। यह प्रसंग मशहूर गायक गजल गायक जगजीत सिंह के दिल्ली में उस पहले कार्यक्रम से जुड़ा है जिसके लिए अजीत कौर जी ने बड़ी मेहनत की थी और दिलीप कुमार साहब को मुंबई से और मनमार करके बुलाया था कि उस कार्यक्रम में वो रहें तो अजीत जी जैसे नए गजल गायकों के कुछ अवसर बने। आज के बड़े स्टार शाहरुख खान को पहला रोल मिलने की इमरोज बन जाने की दास्तान, चौक साहब की बातें, बाबा फरीद की दुनिया और दिल्ली के DDA की दुनिया, इन सबसे अनूठे ढंग से परिचित कराती है किताब अंत में लेखक के मेरे कमरा का संबंध। इसमें संकलित लेखों से गुजरने के बाद जब आप उनके कमरे से भी बाहर निकल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि जिंदगी में कई बार जो रास्ता उन्होंने चुना वो अब कहाँ लेकर जाएगा उन्हें नहीं पता, लेकिन उनके लिए जीवन चल पड़ने का नाम है। हर बार इनके लिए कहीं पहुंचना या पहुंच ही जाना जरूरी नहीं। अजीत जी ने एक पाठक को, हर एक पाठक को एक सूत्र दिया, रास्ता मिले तो चल पड़ना चाहिए। वैसे जिंदगी में रास्ता खोजना भी जोखिम भरा काम है और अजीत जी ने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, उस पर चली और दूसरे को भी रास्ते दिए। शायद यही वजह है कि एक बार पढ़ लेने के बाद भी इस किताब को एक बार और पढ़ लेने की इच्छा बची। इस बेहतरीन किताब को हिंदी में अनुवादित करने के लिए भूपेंद्र कौर प्रीत को बनाई और इसे प्रकाशित करने के लिए मेधा बुक्स के अजय जी को शुभकामनाएं। कुल मिलाकर अजीत कौर जी के लेखन को अगर मुझे कोई कहे कि 3-4 पंक्तियों में अपनी बात करना है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अजीत कौर जब लिखती हैं तो स्वयं पर एक मुकदमा कर रही होती, चाहे वह उपन्यास लिख रही हो, संस्मरण लिख रही हो, कहानी लिख रही हो या अपनी आत्मकथा ही क्यों न लिख। अपने लेखन में वो हमेशा खुद को कटघरे में खड़ा करती हैं। जब तक उनके शब्द चलते हैं वो कटघरे में खड़ी रहती हैं और शब्द खत्म होता है तो पाठक अपना फैसला सुना। ये किताब आपको कैसी लगी, ये पढ़ने के बाद आप भी अपना फैसला सुनाएं। मुझे नहीं पता, आपको पसंद है तो मैं कुछ हो जाऊंगी, ना पसंद है तो अपने